गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 आज हमारा तीसरा लेसन है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है घूर्णन और नंबर 2 है परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन किसे कहते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, अब पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर ही घूमेगी तो ये होगा घूर्णन। ठीक है, फिर है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं कि यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो परिक्रमण, अपने ही अक्ष पर घूमेगी तो घूर्णन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मूर्ति होती है, हम उसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसी तरह सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो वो होगा परिक्रमण और अपने ही अक्ष पर घूमेगी तो वो होगा घूर्णन। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। फिर है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हमें पता है, हमने जब ग्रह आप पढ़े थे तब पता चला था कि सभी ग्रह किससे प्रकाश प्राप्त करते हैं, सूर्य से। तो वैसे ही पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, हमें पता है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग को दिन और जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ क्या होती है, रात होती है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है सूर्य, ये हमारे पास हो गया सूर्य। और ये है हमारे पास पृथ्वी। हमें पता है पृथ्वी ऐसी है, गोल है ना। अब ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है तो जो पृथ्वी के सूर्य के सामने है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने है यानी ये वाला भाग, यहाँ पर सूर्य की किरणें जा रही हैं, यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, रोशनी होगी। अब ये वाला जो भाग है ये इधर है, बैक साइड में है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा और यहाँ पर क्या होगी, रात होगी। सूर्य के सामने वाला भाग ही क्या होता है, दिन होता है और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहाँ पर होती है रात। इसीलिए पृथ्वी घूमती है और दिन रात बनते हैं, है ना। तो आगे है सूर्य के सामने वाले भाग पर दिन होगा और जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी वहाँ होगी रात। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, यानी घूर्णन कैसे करती है, 24 घंटे में कर लेती है। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, इसे क्या कहा जाता है, दिन कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी डेली पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। फिर है अगर आप पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अब आप सोचो कि ये पृथ्वी है, ये घूर्णन नहीं करे, सूर्य यहाँ है, ये नहीं घूमेगी, सूर्य भी यही है, तो सामने वाले भाग पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, तो यहाँ हमेशा ही दिन रहेगा और जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी वहाँ हमेशा ही रात रहेगी। कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करेगी, घूमेगी नहीं, तो दिन रात नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्या है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी भी लगातार पड़ेगी। अब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी तो इस भाग पे दिन होगा तो गर्मी भी ज़्यादा होगी क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं तो गर्मी भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि पृथ्वी के इस भाग पर हमेशा ही दिन रहेगा, जिसके कारण दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा
और पूरे समय क्या रहेगी, ठंड रहेगी। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा कि यदि हमारे यहाँ हमेशा ही दिन रहे, पूरी गर्मी रहे, तो हम कितने के दिन जिंदा बचेंगे ना। रात नहीं होगी तो हम रेस्ट नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, तो इस तरह से जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। ठीक है, अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन है, ये 24 घंटे में पूरा कर लेती है। और सूर्य के चारों ओर कक्ष में जब पृथ्वी गति करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को इस परिक्रमण करने में 1 वर्ष या 365 से ही 1/2 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। ये लगाती है 24 घंटे और ये है 365 से 1/4 यानी 365 दिन और 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सिर्फ किसको 365 दिन ही जोड़ लेते हैं, ये 6 घंटे अपनी सुविधा के लिए नहीं जोड़ते। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं, हम बोलते हैं 365 दिन। और वो 6 घंटे जो बच गए वो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे में, 365 दिन और 6 घंटे में। ठीक है, 1 वर्ष के 6 घंटे बच गए, फिर 365 दिन और 6 घंटे तो दूसरे वर्ष के 6 घंटे बच गए, फिर 365 दिन और 6 घंटे तीसरे वर्ष के भी 6 घंटे बच गए, फिर 365 दिन और 6 घंटे चौथे वर्ष के भी सेकंड ये 6 घंटे बच गए। तो 1 2 3 4 ये 4 6 घंटे बच गए, तो ये कितने बन गए? 24 घंटे। 24 घंटे यानी 1 दिन, पूरा 1 दिन बन गया। अब यहाँ पे 365 दिन थे, ये बचे हुए 6 घंटे हम 365 दिन में 1 दिन और जोड़ देंगे 4 साल बाद। 4 साल बाद ये बचे हुए 6 घंटे 1 दिन बना देंगे, फिर हम 365 दिन में 1 दिन जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 366 दिन। अब ये जब जिस वर्ष ये 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और ये जो 1 दिन बड़ा है ये हमारा जुड़ता है फरवरी महीने में, इसीलिए तो फरवरी कभी 28 की और कभी 29 की होती है, परंतु जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी हमारी होगी 29 दिन की। ठीक है, कुछ समझ आया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के 365 दिन 6 घंटे में। अब 4 वर्ष में बचे हुए 6 घंटे हमारे बन जाएंगे 24 घंटे यानी 1 दिन। इन 365 दिनों में हम 1 दिन जोड़ देंगे, 366 दिन हो जाएंगे। ये 366 दिन जिस वर्ष होंगे उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहेंगे। ठीक है, उस महीने में फरवरी 29 दिन का होगा। देखो अब 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर 1 दिन यानी 24 घंटों के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है कि ये जो 365 में 1 दिन ज़्यादा जोड़ा है हमने, ये फरवरी के महीने में जुड़ेगा। जब 365 दिन हो गए फरवरी 28 दिन की होगी, जब 366 दिन हो गए फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, फिर है सामान्यतः 1 वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है, यानी कि ऋतुएं कितनी होती हैं हमारी? 4। और हमारी ऋतुएं कितनी हुई? ऋतुएं हुई 4। ठीक है, कौन कौन सी? गर्मी, सर्दी, वसंत, गर्मी, सर्दी, वसंत और एक ऋतु हमारी होगी शरद। ये हमारी 4 ऋतुएं हो गई। ठीक है, तो 1 वर्ष को 4 ऋतु में बांटा गया है, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है, यानी परिक्रमण गति के कारण होता है। जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ 21 जून को क्या है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में
कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, फिर क्या है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होने से उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों को लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत रेखा यानी विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो अब है हमारे पास कि 21 जून को, अब 21 जून को है जो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध में। हमने ये पीछे पढ़ा था ना अध्याय में, जब हमने अक्षांश देशांतर किए थे, कि ये विषुवत रेखा है जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि ये जो सूर्य की किरणें हैं 21 जून को कहाँ पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब ये सूर्य है, इसकी किरणें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, इस क्षेत्र पर ऊष्मा भी अधिक होगी, ध्रुवों के पास यानी ध्रुवों के पास ऊष्मा क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर क्या, सूर्य की किरणें ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो क्या है, 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। कहाँ पर, हमारे उत्तरी गोलार्ध पर। कब, 21 जून को। फिर 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। कब, 22 दिसंबर को। कहाँ, मकर रेखा पर। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें छोटी होती है। और ऋतु कौन सी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जब यहाँ सीधी पड़ेंगी तो यहाँ क्या होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, तो यहाँ क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, फिर पृथ्वी इसके विपरीत स्थिति ठीक उत्तरी गोलार्ध में होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु को क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस अपने, तो ये सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही है मकर रेखा पर, और यहाँ अब क्या है, गर्मी है, तो इसलिए 25 दिसंबर को गर्मी होगी। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, न ही उत्तरी ध्रुव झुका होगा, न ही दक्षिणी ध्रुव झुका होगा। ठीक है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होंगे। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात एक बराबर होंगे। इसे क्या कहेंगे, विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध पर बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध पर शीत ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियाँ 2 थी, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन यानी अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर घूमना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी 24 घंटे में वो चक्कर पूरा कर लेगी तो क्या बनेंगे, दिन रात बनेंगे। अब पूछे दिन कैसे बनता है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। और ऋतुएं कैसे बनती है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हुआ, इसको ध्यान से आराम से समझना। ठीक है।